टीआरएस के क़याम के 20 साल की तकमील के मौके पर पार्टी का प्लेनरी सेशन बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। हाईटेक्स में जारी इस प्लेनरी सेशन में तकरीबन 6,000 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र पार्टी ने सिर्फ मंदूबीन को ही शिरकत की इजाज़त दी है और वही कायदीन इसमें शिरकत कर रहे हैं जिन्हें पार्टी की जानिब से दावतनामा जारी किया गया है। प्लेनरी के इंतजामात की निगरानी पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव कर रहे हैं। मंदूबीन के लिए 35 काउंटर्स कायम किए गए हैं। पहले सेशन का आगाज़ सुबह 11 बजे हुआ जो 1 बजे दोपहर तक जारी रहा। दोपहर 2 बजे ता 5 बजे शाम दूसरा सेशन हुआ। हाईटेक्स के अतराफ व अकनाफ के इलाकों के साथ साथ रास्तों में टीआरएस के परचम, फ्लेक्सी बोर्ड्स और कायदीन के कटआउट्स बड़े पैमाने पर लगा दिए गए हैं और सारे इलाके को गुलाबी रंग में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने टीआरएस प्लेनरी के पेश नज़र हाईटेक्स और इसके अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलसिल 9वीं मरतबा टीआरएस के सदर मुंतखब करार दिए गए। टीआरएस के इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी ने हाईटेक्स में मुनक़िदा पार्टी के प्लेनरी सेशन में चंद्रशेखर राव के बिला मुकाबला पार्टी के सदर के तौर पर इंतखाब का ऐलान किया। टीआरएस के बेशतर पार्टी लीडरों ने 18 पर्चे नामजदगियां चंद्रशेखर राव की हिमायत में दाखिल किए थे। पार्टी के किसी और लीडर ने इस ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं की। इस प्लेनरी सेशन में करारदाद मंजूर करते हुए पार्टी के सदर मुंतखब होने पर चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की गई। टीआरएस सरबराह व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक के बारे में फैलाए गए शुकूक व शुबहात और गलत मालूमात के दरमियान गुलाबी परचम लहराया गया और 27 अक्टूबर 2001 को तेलंगाना के जहदकार कुंडा लक्ष्मण बापूजी की मौजूदगी में पार्टी का क़याम अमल में लाया गया। मुसलसिल 9वीं मरतबा पार्टी के सदर मुंतखब होने के बाद हाईटेक्स में मुनक़िदा प्लेनरी सेशन से कलीदी खुतबा देते हुए चंद्रशेखर राव ने उन्हें मुंतखब करने पर तमाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस के क़याम के मौके पर कई शुबहात का इजहार किया गया था। पार्टी के क़याम नामुनासिब हालात में अमल में लाया गया और टीआरएस के झंडे को जारी किया गया। तेलंगाना तहरीक का आगाज़ चंद दोस्तों से हुआ। तहरीक आज़ादी में कई नाकामियों के बावजूद जद्दोजहद नहीं रुकी। इस लड़ाई में ईमानदारी थी जिसकी वजह से कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले कई तरह के गलत प्रोपेगेंडे किए गए थे, ताहम इन 7 सालों में ये तमाम झूठे साबित हुए। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में दलित बंधु स्कीम के आगाज़ के बाद एपी में भी टीआरएस के क़याम के लिए कई दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। 2001 ఏప్రిల్ 27 స్వర్గీయ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి ఆశ్రయంలో జలదృశ్యం అనేటువంటి ఒక ఆవరణలో ఈ గులాబీ పతాకాన్ని మనం ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఆనాడు విపరీతమైనటువంటి అపనమ్మక స్థితి, గమ్యం మీద స్పష్టత లేనటువంటి ఒక అగమ్య గోచర పరిస్థితి. ఉద్యమం మీద అప్పటికే ఆవరించుకున్నటువంటి అనుమానాలు, అపోహలు, దుష్ప్రచారాలు, రకరకాల అనుమానాస్పద స్థితుల మధ్య ఎగిరింది గులాబీ జెండా. टीआरएस के प्लेनरी सेशन के सिलसिले में शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए फ्लेक्सी बोर्ड्स के खिलाफ बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिज़ास्टर रिस्पांस ऑफिस के सामने एहतजाज किया। ज़ाफ़रानी जमात के कारकुनों ने इन फ्लेक्सी बोर्ड्स को फौरी निकाल देने का मुतालबा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के एहतजाजी लीडरों ने कहा कि शहर में कोई तरक्की नहीं हुई है। जीएचएमसी के इंतखाबात तो हो गए हैं, ताहम किसी भी डिवीज़न में 1 रुपये का काम भी नहीं हुआ है, जबकि दूसरी तरफ टीआरएस जश्न के लिए चिकन और मटन का इंतज़ाम कर रही है। क्या ये मुनासिब है? इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। एमआरपीएस सरबराह कृष्णा मादिगा ने सिकंदराबाद के बोइनपल्ली में मादिगा मुलाजिमीन की कौमी महासभा से खिताब करते हुए कहा कि एससी ज़ुमराबंदी के लिए आइंदा माह की 24 तारीख को चलो दहली प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मादिगा तबके के हकीकी साथी मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी हैं। मरकज़ी वज़ीर नारायण स्वामी ने इस खुसूस में
जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एससी जुमरा बंदी सिर्फ तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नहीं है। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा कि एससी जुमरा बंदी के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। మాదిగ జాతికి నిజమైన మిత్రుడు నిజమైన సోదరుడు ఎవరన్నా ఉంటే కిషన్ రెడ్డి గారు అనే విషయం పండు ముసళ్ళని అడిగినా చెప్తారు, సంటి పిల్లల్ని అడిగినా చెప్తారు. ఎంఆర్పిఎస్కు కృష్ణన్నకు అండగా ఎవరుంటారు, సుదీర్ఘకాలం పాటు ఉన్నారు ఎవరంటే కిషన్ రెడ్డి గారే, గౌరవ కిషన్ రెడ్డి గారే అని అంటారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎస్సీ వర్గీకరణ సమర్థిస్తూ తీర్మానం చేసిన మొదటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. మాదిగ జాతిలో ఆవేదన ఉన్న ఒకవైపు పెద్దల వెంకయ్య నాయుడు గారి మీద మాకు ఎనలేని విశ్వాసం గౌరవం ఉన్నది. ఇప్పటికీ ప్రతి వారానికి ప్రధానమంత్రి గారితో కూర్చునే కేబినెట్ హోదాలో మీరు ఉన్నారు. ఈ సమస్య పరిష్కారం వైపు మాత్రం మీరు నడపక తప్పదు. ఇవాళ 24వ తారీఖు నాడు ఉన్నాం. వచ్చే 24వ తారీఖు నాడు చెలో ఢిల్లీ పేరుతో మాదిగ విద్యార్థుల్ని దేశవ్యాప్తంగా కదిలించే బాధ్యత తీసుకుంటామనేసి కూడా మర్చిపోద్దని సైతం కోరుకుంటూ, గ్రామ గ్రామం నుంచి విద్యార్థులు తరలి రావడానికి, మండలం నుంచి విద్యార్థులు తరలి రావడానికి ప్రతి ఒక్క మాదిగ ఉద్యోగి 2 మాదిగ విద్యార్థుల్ని ఢిల్లీకి పంపడానికి మానసికంగా సిద్ధపడాల్సిందిగా నేను సవినంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇది మహాసభ అంటమో మహాధరణ అంటమో తర్వాత తెలుసుకుందాం, కానీ నవంబర్ 24 తారీఖు మాత్రం మాదిగ విద్యార్థులతో చెలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం ఉంటుంది అనేసి కూడా మర్చిపోవద్దని వ్యక్తం చేస్తూ, కేంద్ర మంత్రిగా మీరు పిలిచుండొచ్చు కానీ నేను కేంద్ర మంత్రిగా ఇక్కడికి రాలేదని మందకృష్ణ గారికి చెప్తా ఉన్నాను. నేను ఒక ఎంఆర్పిఎస్ శ్రేయభిలాషిగా మాత్రమే వచ్చాను తప్ప నేను కేంద్ర మంత్రిగా కాలేదు. కేంద్ర మంత్రి 2.5 సంవత్సరాలు అయింది. కానీ ఎంఆర్పిఎస్తో అనుబంధము, అనేక పోరాటాలలో మీతో కలిసి పనిచేసినటువంటి అనుబంధమే చాలా పురాతనమైనది, అదే శాశ్వతంగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మనందరి ముందు 2 అంశాలు పెట్టారు. ఒకటి, పార్లమెంట్లో చట్టం ద్వారా, అది ఈ మధ్యలోనే మందకృష్ణ గారు కూడా కాలుకు దెబ్బ తాకిన తర్వాత కూడా మరి అదే వీల్ చైర్లో తీసుకెళ్లి కొంతమందిని కలిసినాము. అది మీకు ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అది ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఆ రకంగా रियासत भर में आज से इंटरमीडिएट साल अव्वल इम्तिहानात का आगाज हो गया है। इंटर साल दुवम के तलबा के लिए साल अव्वल के इम्तिहानात आज से शुरू हुए। ये इम्तिहान सुबह 9 बजे शुरू हुआ और इसका अख्ताम 12 बजे दोपहर हुआ। तलबा की बड़ी तादाद इम्तिहानी मराकिज़ पर देखी गई। मास्क लगाने वाले तलबा को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद ही इम्तिहान हाल में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। रियासत के 1768 मराकिज़ पर इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से इंतज़ामात किए गए हैं और 25,258 निगरानकारों को इम्तिहान में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इम्तिहानात का अख्ताम 3 नवंबर को होगा। जारिया साल मार्च में कोरोना की लहर की वजह से इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात मुनक़िद नहीं हो सके थे, जिसके बाद तलबा को साल दुवम में प्रमोट कर दिया गया था। ताहम उन्हें पहले ही मुतला कर दिया गया था कि उन्हें साल अव्वल के इम्तिहानात जब कभी सूरत हाल बेहतर होगी तहरीर करना होगा। हुक्मरान जमात टीआरएस के प्लेनरी सेशन के सिलसिले में लगाए गए रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बैनर को नामालूम अफराद ने फाड़ डाला। ये बैनर मलकपेट असम्बली हल्के के अकबर बाग डिवीज़न में लगाया गया था। मुकामी टीआरएस कायद इमरान और पार्टी के दीगर कारकुनों ने इस वाक़े के ख़िलाफ़ चादरघाट पुलिस से शिकायत की और वज़ीर दाखिला के साथ साथ अकबर बाग टीआरएस सदर के पोस्टर को फाड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। टीआरएस कारकुनों ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैनर को ख़राब करना और इसे फाड़ डालना नामुनासिब है। टीआरएस कारकुनों ने इस वाक़े के खिलाफ नारेबाजी भी की। कल हमारा 20 साल हुआ सीनियर है। कल हमारे केसीआर साहब और हमारे केटीआर साहब का कल आदेश था कि पूरा तेलंगाना को पिंक पिंक करना, तो हम उसके पिंक पिंक करने के लिए हम लगे हुए थे और हमारे अकबर बाग में हम बैनर डाले। कोई हमारे बैनर को फाड़ा और हमारे जनाब महमूद अली साहब को आप देख सकते, हमारे होम मिनिस्टर है एक तेलंगाना के, उनको ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट भी अकबर बाग के, हाँ, उसको फाड़ के डैमेज करके एक मैसेज दे रहे हमारे को। अरे हमको मैसेज देना चाहते हो तो बोलो, हम सामने आएंगे, हम पूरे आएंगे टीआरएस वाले। तो हमको बताओ
ये बैनरों पे क्या दिखा रहे हो, कोई भी होंगे, आज हमारे चदरघाट पीएस के पूरे पुलिस वाले हमारे साथ है, उन लोग हमको अच्छा कॉर्पोरेट दे रहे, गोपीनाथ भी है हमारे साथ, उन लोग हमको कॉर्पोरेट कर रहे। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, ये गलत है, किसी के भी बैनर को डिस्टर्ब नहीं करना। ये हमारे होम मिनिस्टर है तेलंगाना के, उनको रेस्पेक्ट करना, और हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के पूरे लीडर्स है, ये गलत है। थैंक यू। जय तेलंगाना। रियासती वजीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से एरोस्पेस और डिफेंस के सरकर्दा इदारे वेम टेक्नोलॉजीज के जहीराबाद में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन के हदूद में 511 एकड़ पर क़याम पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे तेलंगाना के तकरीबन 2000 नौजवानों को रास्त रोज़गार हासिल होगा और बिलवास्ता तौर पर मज़ीद नौजवानों को रोज़गार व इदारों में काम मिलेगा। वज़ीर मौसूफ की मौजूदगी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सनत जयेश रंजन और वेम टेक्नोलॉजीज़ के अहदेदारों के दरमियान माहिदा इत्तेफाक पर दस्तखत हुई। इस मौके पर वेम टेक्नोलॉजीज़ के सरकर्दा डायरेक्टर डॉक्टर पल्लम राजू के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर तारक रामाराव ने कहा कि वेम टेक्नोलॉजीज़ दिफाई शोबे में आकाश मिसाइल की तैयारी में BDL से इश्तराक व ताउन कर रहा है। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि वेम टेक्नोलॉजीज़ अपना खुद का मिसाइल सिस्टम हिंदुस्तानी अफवाज के लिए तैयार कर रहा है। Raju Garu for deciding to invest in a large integrated defense system in the state of Telangana with an investment of almost 1,000 crores, which will create more than 2,000 jobs. Thank you very much, Raju Garu, for reposing this faith in the state of Telangana. I'm delighted that you have chosen, the state of Telangana, and I'm also delighted the kind of story that you've just narrated, how small you have started in 1988, and how you have grown from strength to strength, and today what you have become is I'm sure, a source of inspiration to many young entrepreneurs in India and also many young entrepreneurs in Hyderabad who want to pick niche areas, who want to pick not so glamorous areas, let me put it that way. Because today, any successful unicorn gets all the national attention, a technology investment where people have been able to raise quick money through private equity, etc., etc. They always hog the headlines. But all the work, hard work that goes in. See, today we are in 2021. But he started his company back in 1988. And since then, brick by brick, I think he's built a formidable company. In fact, a couple of years ago, when I was in Bangalore, in one of the aerospace shows there, I had not met Raju Garu till then. Somebody, this is again, who's not from our Telugu states, had come to me and he had said, have you met the next Lockheed Martin from India? I said, no, I haven't. He said, Vem Technologies is that company. You should meet them. You should talk to them. So that's how we, in fact, have met and we spoke, and we've been in touch ever since. I'm delighted that he has chosen to invest here. And I would like to compliment the entire team of Vem on this lovely milestone, because it's a huge, huge investment that you're making, and you are going to add a lot of value to our aerospace and defense ecosystem in the state of Telangana. As we all know, successive national governments have made Hyderabad a choice for setting up defense institutions such as the DRDOs, the large DRDO labs, and many other defense public sector undertakings. Hyderabad has been, and I think will be, from what just Satish Garu told us, will remain a preferred aerospace and defense manufacturing destination for many foreign OEMs, such as the ones I just mentioned, Lockheed, Boeing, GE, Safran, etc. We have more than 1,000. What has been created in Hyderabad by शमशाबाद एयरपोर्ट पर CISF इंटेलिजेंस टीम के अहदेदारों ने एक खातून को पकड़ लिया। इस खातून के बैग में बड़े पैमाने पर सऊदी रियाल थे। ये खातून हैदराबाद से दुबई जा रही थी। इसके बैग में बैरूनी करेंसी के बंडल पाए गए। इन जब्त शुदा रियाल की मालियत हिंदुस्तानी करेंसी में 10,09,495 रुपये थी। इस मामले को मज़ीद कार्रवाई के लिए कस्टम से रुजू कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी और दूसरी चोटियों को सर करने वाले अक़लियती तालिब इल्म
علی احمد کو بودھن کے TRS رکن اسمبلی شکیل عامر نے تہنیت پیش کی۔ علی احمد ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ اسپانسر کی تلاش میں ہیں۔ وقف بورڈ میں جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر وہ کام کرتے ہیں اور اوپن یونیورسٹی سے ڈگری سال آخر کے طالب علم ہیں اور بودھن کے رہنے والے ہیں۔ میڈیچل ضلع کے قطب اللہ پور میں خود کو انکم ٹیکس عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے ایک شخص نے زیورات کی دکان کے مالک کو دھوکہ دیا۔ اس مہینے کی 21 تاریخ کو یہ شخص آئی ماتا جیولرز کی دکان پر سونا خریدنے آیا۔ اس شخص نے 1,60,000 روپے کے سونے کے زیورات خریدے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ آن لائن رقم ٹرانسفر کر دے گا۔ آدھے گھنٹے میں ان کے اکاؤنٹ میں نقد رقم جمع کرنے کا یقین دلا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دھوکے باز نے 5,000 روپے میں ایک کیب بھی دن بھر کے لیے بک کی تھی۔ زیورات لے کر وہ کیب میں روانہ ہو گیا، تاہم کچھ دور جانے کے بعد جیڈی مٹلا پائپ لائن روڈ پر ڈرائیور کو کار روک دینے کی اس نے ہدایت دی اور کار سے اتر کر کچھ خریدی کے بہانے وہ غائب ہو گیا۔ کافی انتظار کے بعد اس کے وہاں نہ پہنچنے پر ڈرائیور دوبارہ اسی جیولری شاپ پہنچا جہاں اس نے زیورات خریدے تھے اور اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس پر جیولری شاپ والوں نے بتایا کہ وہ یہاں نہیں آیا ہے۔ اس نے 1,60,000 روپے کے زیورات کی رقم بھی ادا نہیں کی، جس پر اس شخص کے خلاف پیٹ بشیر آباد پولیس میں شکایت کی گئی۔ کیسرا آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک حادثے میں سائبر کرائم ACP پرساد کے 3 ارکان خاندان ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص شدید زخمی بھی ہو گیا، جس کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ACP کی اہلیہ شوبھا، ACP کا بھتیجا بھاسکر، اس کی بیوی ہلاک ہو گئے، جبکہ ACP کا بھائی بالا کرشنا شدید زخمی ہو گیا۔ اس کو علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا۔ یہ افراد پرکاشم ضلع کے چیرالا میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد حیدرآباد واپس ہو رہے تھے۔ نارتھ زون ٹاسک فورس پولیس نے ہندوستان پاکستان میچ کے دوران بیٹنگ کا ریکٹ چلانے والے 8 افراد کو 2 الگ الگ مقامات سے گرفتار کر لیا۔ ٹاسک فورس پولیس نے بتایا کہ بوئن پلی پولیس اسٹیشن حدود میں 5 اور رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جو عالمی کپ T20 انڈیا پاکستان میچ کے دوران آن لائن بیٹنگ وصول کر رہے تھے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 1,02,000 روپے نقد رقم کے علاوہ 6 موبائل فونز ضبط کیے۔ رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن حدود سے راہل للانی، محمد اکرم اور رضوان پیرانی کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بوئن پلی پولیس اسٹیشن حدود سے امیتوج سنگھ، نوتیجا سنگھ، سمرنجیت سنگھ، چرنجیت سنگھ، راج گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس ٹولی کے پاس سے موبائل فونز، ایک ٹی وی، 1,04,000 روپے نقد رقم بھی ضبط کر لی گئی۔ تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی سرحد پر ماؤ نوازوں اور گرے ہاؤنڈز کے عملے کے درمیان فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا تبادلہ عمل میں آیا۔ ملگ اور بیجاپور کے جنگلات میں پیش آئے اس فائرنگ اور جوابی فائرنگ کے واقعے میں 3 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ مقام واقعے سے AK-47 کے علاوہ دیگر اسلحہ ضبط کیا گیا۔ ملگ ضلع کے SP سنگرام سنگھ پاٹل نے انکاؤنٹر کی تصدیق کی ہے۔ ہر عوامی ٹرانسپورٹ، چاہے وہ لوکل بس ہو یا پھر میٹرو ٹرین، تمام میں خواتین کو سیٹ پر بیٹھنے کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ تاہم ایک خاتون کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ خاتون اپنے ننھے بچے کے ساتھ میٹرو ٹرین میں سفر کے دوران ٹرین کے فرش پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ غیر انسانی واقعہ شہر حیدرآباد کا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ ٹرین کے فرش پر بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی بھی اس کو سیٹ کی پیشکش نہیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف بعض افراد کا کہنا ہے کہ وبا کے دوران ہجوم سے بچنے کے لیے ہی یہ خاتون جان بوجھ کر ٹرین کے فرش پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسٹائلش کھلاڑی بابر اعظم نے ICC T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کے خلاف پاکستان کی 10 وکٹ سے شاندار جیت کی قیادت کرتے ہوئے 29 سال کی نفسیاتی رکاوٹ توڑ دی۔ ورلڈ کپس میں روایتی حریف کے خلاف 13 کوششوں میں یہ پاکستان کی پہلی کامیابی ہے۔ ہندوستان نے سڈنی میں سب سے پہلے 1992 میں مقابلے کے بعد 7 ون ڈے اور 5 T20 ورلڈ کپ میچوں میں پاکستان کو ہرایا تھا۔ شاید اس سلسلے کو کبھی نہ کبھی ٹوٹنا ہی تھا۔ وراٹ کوہلی نے آج نصف سنچری بنائی، لیکن بابر اعظم کی اننگز کے سامنے یہ بہت پھیکی ثابت ہوئی، جو 152 کے تعاقب میں کبھی جارحانہ نظر آئے تو کبھی اپنے اعصاب پر قابو رکھا۔
انہوں نے 52 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 68 ناٹ آؤٹ رنز بنائے. پاکستان نے صرف 17.5 اوورز میں جیت حاصل کی. ہندوستان کے لیے ایک اور خراب بات یہ رہی کہ اس نے کبھی بھی کسی T20 انٹرنیشنل میں 10 وکٹ سے شکست نہیں کھائی اور پاکستان نے پہلی مرتبہ اس قدر بڑے فرق سے کامیابی حاصل کی. اس طرح پاکستان کو جشن کے کئی مواقع ملے. Hi Virat, I'm Sabira Pasha. I wanted to ask you, was India a bit overconfident against Pakistan? Because obviously the track record tells that India has been winning across the ICC events. So was it like India was not more concentrated on the Pakistan match and they were concentrating on the other matches, those were coming up? You know, it's amazing what realities and what ideas people have on the outside. I just wish they could put on our cricket kit and actually walk into the field and understand what pressure is. You don't go out there to take anything lightly, especially a team like Pakistan who on their day can beat anyone in the world. This is a game that has to be respected, and we are a team that definitely respects the game, and we do not think that winning one game is the end of the world, and no other team should think that. This is a very big game. Cricket is beyond and above anyone else, any individual, and we definitely respect the game. We never take any opposition lightly. Neither do we differentiate between oppositions. That's how we play our cricket. On the day, if we haven't played good, we accept it, and we give credit to the opposition as well. We don't create any other scenarios other than knowing what went wrong and trying to correct that and move forward in a positive manner.